मेरे नज़दीक वो शख्स कामयाब है जो बेहतरी की कोशिशों में सरगर्दा हैं। यानी कि लगे रहना अपने मिशन अपने मकसद के लिए। नाकाम वो शख्स है जो कि जिसने कोशिशें तर्क कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राय अब्दुर्रहमान और आज हम मौजूद हैं मस्त FM 103 लाहौर के ऑफ़िस में। हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहसिन नवाज साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विलिंग वेज में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपकी मैंने बायोग्राफी रीड की तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि आपको जब आप 2 साल के थे तो आपको पोलियो अटैक हुआ और उसमें आपकी दोनों जो लेग्स हैं वो पैरालाइज्ड हो गई। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सीड हुए अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हुए। सर वो क्या चीज़ थी जिसने आपको हर टाइम मोटिवेटेड रखा? वो क्या चीज़ थी जो आपको वो थोड़ा थोड़ा जो पुश होता है वो पुश देती गई? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का ये ख़ास फजल करम था कि वो जो मेरी नेचर में एक आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कहीं जज्ब हुआ है कि मैं चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट करता हूँ और अपने आप को नए चेंज के मुताबिक ढाल के तो अकॉर्डिंगली फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो ये मेरी एक कुदरती तौर पे बचपन से एक चीज़ जो मैंने अपने अंदर ऑब्ज़र्व की, पहले अनजाने में खुद ब खुद ही कहीं अंदर से पहचान दी बचपन में, जो कि किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या किसी ऐसी ट्रेनिंग से मुझे गुजरने का मौका नहीं मिला। लेकिन 13 साल की एज में जब आई साइट का चैलेंज हुआ तो असल जो आप समझिए कि मुझे या फैमिली को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, तो ये वो वक्त था कि जब डबल डिसेबिलिटी, क्योंकि फिज़िकली चैलेंज्ड होने के साथ तो आप देख के मूव भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ साथ आई कनेक्शन भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये एक दोहरा आपके साथ चैलेंज आ जाता है। तो ऐसे में शुरू के उस नफ्सियाती दबाव को फ़ील तो किया सब ने, मैंने भी, लेकिन अगेन जो चीज़ काम आई वो अल्लाह का के साथ एक रूहानी रिश्ता, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इनकरेजमेंट, मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और उस वक्त मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि जैसे अभी भी सब कुछ नहीं किया, कुछ है, बात करना बाकी है, लफ्ज़ के ज़रिए इजहार करना बाकी है, अपनी सोच को दूसरों तक मुंतकिल करना बाकी है। मैंने रेडियो सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे लोगों से मुख्तलिफ और मुश्किलात से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन जीते हैं। तो मैंने उन लोगों की मुश्किलात के बारे में जब जाना, जब मैंने मुझे मिल्टन के बारे में, हेलन केलर के बारे में पता चला, जब ये पता चला कि बहुत सारे लोग दूसरे जो कि देख नहीं सकते या कुछ दूसरे लोग जो कि चल नहीं सकते वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने अपने अंदर ये झांकना शुरू किया और पहचानना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैंने अपनी रुकी हुई स्टडीज़ को आगे बढ़ाना शुरू किया और उसमें फिर शुरू में तो कैसेट्स पर ऑडियो बुक्स के ज़रिए मैंने अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम किया और साथ साथ मैंने ब्रेल सिस्टम सीखा और आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन कि जिसने उर्दू और इंग्लिश टाइप राइटिंग पाकिस्तान में देखे बगैर करना शुरू की। तो बहुत अल्लाह का बड़ा ख़ास इनाम है कि उसने चेंज को एक्सेप्ट करना भी सिखाया और चेंज के मुताबिक अपनी सलाहियतों का जायज़ा लेना और उसको इस्तेमाल करने के कुछ तरीके, हुनर भी दे दिए, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़ाहिर पॉलिश होते गए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीखा। सर इसके साथ साथ आपको फिजिकली हेल्प किसने की सबसे ज़्यादा? उस ज़माने में तो मेरी अम्मी और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, ख़ास तौर पे अम्मी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती थी, इस हद तक कि मुझे कई दफ़ा उन्हें ये कहना पड़ता था कि कोई मुश्किल काम है जो मैं नहीं कर सकता तो वो मुझे आप खुद करने दीजिए। माएँ अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं ये तो आपको पता ही है, और ऐसा कोई बच्चा जिसके साथ कुछ चैलेंजेस हों उनके हवाले से तो फिर और भी ज़्यादा। तो मैंने घर में और कितने अफराद थे जो माँ को लुक आफ्टर करने पड़ते थे साथ आपको? मेरी 2 बहनें, एक मुझसे बड़ी एक छोटी, मेरे वालिद साहब जो कि एक सरकारी जॉब पर थे तो वो शाम में आते थे, वो भी अपना रोल बड़ा भरपूर अदा करते थे। और मेरी जो ख़ास तौर पे जो मोबिलिटी है उस ज़माने में, चूँकि बहुत छोटी एज में तो उस ज़माने में व्हील चेयर्स भी नहीं होती थी छोटे साइज़ की,
तो उसके लिए एक ट्राई साइकिल पर मेरी मूवमेंट होती थी घर में, घर से बाहर भी जाना आना। कुछ दोस्त थे जो मुझे लेके जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे घुमाने के लिए। तो यूँ मेरा बचपन गुज़रा। अच्छा सर, बहुत से लोग हैं जो जिन्हें कोई थोड़ी सी छोटी सी भी स्लाइड सी भी जो है वो डिसेबिलिटी अगर उनमें आ जाए तो वो बिल्कुल हिम्मत हार देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पर्सनली और उनकी फैमिलीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि वो इस चीज़ को पहचाने कि वो खुद कर क्या सकते हैं, और फैमिली वाले भी उनके हिस्से के वो काम ना करना शुरू कर दें जो कि वो खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह हम किसी को उस सलाहियत से महरूम कर देते हैं जो कि वो अपने अंदर निखार सकता है। देखिए, डिस्कम्फर्ट्स भी हमें सिखाते हैं, हमें थोड़ी सी मुश्किलात को फेस करना, एक्सरसाइज करना, झेलना ये आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स हैं, वो तभी बिल्ड हो पाते हैं कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी डिस्कम्फर्ट्स, थोड़े थोड़े मुश्किलात हमें फेस करना पड़े। सो बिल्कुल आसानियों वाली ज़िंदगी हम अपने बच्चों को ना दें, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल किड्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आसानियों का आदी ना बनाएं, ताकि उनके अंदर जितनी उनको मदद चाहिए, जो काम वो नहीं कर सकते उस हद तक तो उनको सपोर्ट दें, लेकिन जो वो कर सकते हैं या इम्कानन कर सकते हैं तो उस काम के लिए फिर उनको खुद एम्पावरमेंट अपने अंदर जगाने दें। सर, ये रेडियो का तो है, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? कैसे शौक हो? अभी आपने बताया बचपन में आप रेडियो सुनते थे। जी जी, रेडियो से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी। मैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज सुनता था। मेरे बहुत सारे रेडियो चैनल्स पर जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। बचपन में रेडियो के लिए कहानियाँ लिखता था, और इसी तरह से रेडियो से मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नश्र होती थी, और फिर उसमें जो है वो अखबारात पे भी मेरी काफ़ी सारी ऐसी तलकीन शाह सुनते थे? तलकीन शाह मैंने बहुत सुना, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास कुछ मौजूद है। मुझे शौक़ होता था कि मैं कैसेट्स पर ऐसी ख़ास चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता था, तो मेरे पास कोई 3000 के करीब कैसेट्स अभी भी मौजूद हैं, जिस पर मुख्तलिफ़ ऐसे स्कॉलर्स और मुख्तलिफ़ ऐसी शख्सियात की जो गुफ्तगू हैं वो उस पर रिकॉर्डेड हैं, जिनसे मैंने बहुत लर्न किया। मेरा ये बचपन से ही शौक़ था कि मैं ऐसे ट्रेनर्स को, स्कॉलर्स को, ये ज़्यादा ट्रेनिंग इंडस्ट्री तो अब आके डेवलप हुई है ना, उस ज़माने में तो ये होता था कि आपका जो मीडिया, जो लिमिटेड मीडिया था, पीटीवी या रेडियो और या फिर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, तो वहाँ से जो ख़ास तौर पे टॉक शोज़ होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, उनसे मैं बहुत सीखा करता था। सर, सेल्फ पिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? अपने ऊपर खुद रहमी से या सेल्फ पिटी से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम उन्हीं ख़यालात को अगेन अपने अंदर जब फील करते हैं तो हम अपने उस मसले को बढ़ा लेते हैं। यानी अगर कोई सेल्फ पिटी में मुब्तला है, खुद रहमी में मुब्तला है, तो वो जो सोचेगा तो उसकी अगली थॉट भी उसी चेन का हिस्सा होगी, सो ये फील उसकी बढ़ती जाएगी। तो देखना ये चाहिए कि क्या सेल्फ पिटी का कोई नतीजा निकलेगा, क्या मैं अपने ऊपर खुद तरसी, खुद रहमी अगर करता हूँ तो क्या मैं इसके नतीजा में कुछ बेहतर हो रहा हूँ, कुछ मेरी ग्रोथ हो रही है, मेंटल या फिज़िकल ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर तरस की निगाह से देखते हैं तो हम दूसरों से भी तवक्को करते हैं कि वो हमें तरस की निगाह से देखें। हम सिंपैथी की आस लगा बैठते हैं। तो हमें अपने अंदर उस बाइज़्ज़त और एक ज़बरदस्त इंसान को पहचानना चाहिए जिस जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अगर थम इम्प्रेशन किसी दूसरे से नहीं मिलता तो हमारी शख्सियत के वो जो ज़बरदस्त कमालात हैं जो अल्लाह ने हमें नवाज रखे और दुनिया में हमें भेजा है, तो वो भी किसी और से मैच नहीं करते। उन्हें दरियाफ्त करने, पहचानने और फिर उसको दुनिया के सामने ला खड़ा करने की और पेश करने की ज़रूरत है। और आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? ज़िंदगी में कामयाबी का कॉन्सेप्ट क्या है? कामयाबी का कॉन्सेप्ट जो है वो चूँकि हर एक का फ़र्क होता है। मेरे नज़दीक कामयाबी का तस्वर है कोशिश जारी रखना। मेरे नज़दीक वो शख्स कामयाब है जो बेहतरी की कोशिशों में सरगर्दा हैं, यानी कि लगे रहना अपने मिशन, अपने मकसद के लिए। नाकाम वो शख्स है जो कि जिसने कोशिशें तर्क कर दी हैं। और फेलियर का जो कॉन्सेप्ट है, इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली फेलियर जो है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो हमारा स्कूलिंग या एजुकेशनल सिस्टम है ये उससे रिलेटेड है। लाइफ में फेलियर कोई चीज़ नहीं है।
लाइफ हमें बस फीडबैक देती है, हम जो करते हैं हम उसका फीडबैक पाते हैं और अगली दफ़ा हम पिछली दफ़ा के जो हमने सीखा है उससे हम ज़रा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फिर हम लाइफ के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। सर, ये जो बैक टू बैक फेलियर्स आते जाते हैं और बंदा स्ट्रेस में चला जाता है और अपने मेंटल को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ऐसा होने लग जाता है कि वो उसको जल्दी से गुस्सा आना चाहिए, हालांकि वो करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करना, हालांकि वो करना नहीं चाहता, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो इस तरह का बन जाता है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मसला है और स्ट्रेस को हम इसलिए भी मैनेज नहीं कर पाते कि जिन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं उनसे हम प्यार करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? हम अपने जॉब या बिज़नेस से बहुत प्यार करते हैं, रिश्तों से प्यार करते हैं, अपनी सेहत से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, तो हम इन तमाम को मैनेज करते रहते हैं। लेकिन स्ट्रेस चूँकि लफ्ज़ सुनते ही हमारे अंदर थोड़ा नफसियाती दबाव सा फील होता है तो हम इसे प्यार नहीं करते। याद रखिए कि स्ट्रेस उस वक्त तक स्ट्रेस है जब तक कि हमने उस मसले को हल करना नहीं सीखा। जिस लेवल पर भी आप हैं, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप अपने नॉलेज और स्किल्स के लेवल को अगर थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो कल को वही मुश्किल नहीं रहती। जैसे शुरू में किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती, शुरू में किसी को भी कुकिंग नहीं आती, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कई दफ़ा। जब पहली दफ़ा गाड़ी निकालते हैं ड्राइव करने के लिए तो गाड़ी को कहीं मार भी बैठते हैं। कई दफ़ा हंडिया किसी से जल भी सकती है जब उन्हें कुकिंग नहीं आती, या नमक ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर आप सफ़र करते हुए एंजॉय भी करते हैं, फ़न भी करते हैं, आप कुकिंग करते हुए अपने दोस्तों से गपशप भी कर रही होती हैं। तो ये जो किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट है, जब उसकी वो हमें आ जाती है तो फिर हम उसको एक फ़न की तरह से एंजॉय करने लगते हैं। सो मेरे नज़दीक स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज़ है कि जो दरअसल इसलिए आता है कि जिसमें हमने मसले को हल करने के लिए जो कोशिशें कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि इसका पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। पहली गड़बड़ तो वहाँ हो जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो हमने फोकस उस काम की कोशिशों से हटा के उसके नताइज पर ला खड़ा किया जो कि अभी आना बाकी थे। तो हम अंडर द स्ट्रेस हो गए और हमारी कोशिशें भी मुतासर हो गई। तो कोशिशों पर फोकस रखें। जैसे मैंने पहले बात की कि कामयाबी का मतलब है कि आप कोशिशों पर हैं या नहीं, तो अपनी कोशिशें जारी रखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो मसला हल हो जाएगा। अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते रहें। मेरा नाम सबा गफूर है और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विलिंग वेज के, तो बेसिकली विलिंग वेज है क्या? विलिंग वेज का मैं बताता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप तशरीफ़ कहाँ से लाई हैं। ये भी बताना ये भी ज़रूरी है। सर मैं उकाड़ा से हूँ। उकाड़ा से आप तशरीफ़ लाई हैं, राइट। विलिंग वेज जो है वो एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। हम साइकेट्रिक इलनेसेस को भी डील करते हैं और तमाम तरह की एडिक्शंस, केमिकल एडिक्शंस और नॉन केमिकल एडिक्शंस, उनको भी हम केटर करते हैं। और डॉक्टर सदाकत अली जो कि मेरे मोहसिन हैं, उन्होंने मेरे ज़िंदगी में एक बड़ा ही शानदार रोल अदा किया और उन्होंने ही मुझे मेरी सलाहियतों को पहचाना, निखारा, संवारा, मुझे मौका दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जहां मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम कर रहा हूं। मेरा ताल्लुक कोई गुज़िश्ता 20 ईयर्स से इस इदारे के साथ है। यहाँ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं, हालांकि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं अभी इस टाइम, जी मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के जो पेरेंट्स हैं या जो सोसाइटी है वो उन चीज़ों को डिस्कस करना वो टैबू समझती है। मतलब उसमें सबसे बड़ा फैक्टर एडल्ट एजुकेशन है। उसके बाद जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें लोग बहुत एबनॉर्मल समझते हैं, हालांकि अगर उन पर थोड़ा सा काम किया जाए तो वो भी नॉर्मल बन सकते हैं जी। तो ऐसे लोगों की साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? असल में वो एक ही समझ लीजिए कि भेड़ चाल चल रहे हैं। हमारे बड़ों ने जिन मसलों को फेस किया, उन्होंने उन मसलों को हल करने के लिए वो कोशिशें की जो उनके बड़े करते थे। हालांकि हर दौर के साथ मसले तो तब्दील हो जाते हैं। सो पेरेंटिंग में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड हो चुकी हैं। आज का मसला 1990 का मसला नहीं है, आज का मसला है और आज के मसले को डील करने के लिए 2018 का कोई नया सलूशन अप्लाई करना होगा। हम ये करते हैं कि हम किसी एक मसले को हल करने के लिए 2, 3, 4 दफ़ा कोशिशें करते हैं और जब कोई नतीजा नहीं निकलता तो हम खुद भी सटते कुटते रहते हैं और दूसरों को भी बुरा भला कहते हैं, और मौका मिलता है तो फिर उन्हीं 2, 3, 4 तरीक़ों में से कोई एक तरीका
फिर से अप्लाई करते हैं ये सोचते हुए कि शायद अब के ये नतीजा दे देगा, जबकि कुछ नए तरीके सीखने की ज़रूरत होती है। याद रखिए कि किसी एक मसले की कोई एक रीज़न नहीं होती, एक से ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं, और एक से ज़्यादा रीज़न में से कोई एक रीज़न जो हमें पता है वो रीज़न उस मसले की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बहुत मुमकिन है कि हम उस मसले की असल रीज़न्स जो है उनको जानते ही ना हो। इसी तरह किसी एक मसले का सलूशन जो है वो एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। कई दफ़ा सलूशंस का एक सेट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम ये ऐसे ही है कि जैसे किसी ऊंचाई पर किसी गाड़ी को चढ़ाना हो और 12 लोग धक्का लगाएं, और 12 लोग अलग-अलग अगर धक्का लगाएंगे तो सब अलग-अलग थक जाएंगे लेकिन गाड़ी हिलेगी नहीं। लेकिन अगर 12 इकट्ठे होकर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी आराम से ऊंचाई पे चढ़ जाएगी। इसी तरह कुछ नए सॉल्यूशंस को जान लेने के बाद फिर उनको इकट्ठा अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। हम एक्चुअली अपने आप को काफ़ी एक तुरम खान समझते हैं और हम कई दफ़ा ये जानते हैं कि हमें सब पता है। ये जो हमें सब पता है का धोखा है ना, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो तब तक हम अपनी लाइफ्स को बेहतर नहीं बना सकते। हम सीखते सिखाते रहने के अमल से जुड़े रहें। हम रोज़ाना 20-25 मिनट के लिए अपनी लर्निंग पे काम किया करें। फूड फॉर थॉट। हम बाज़ ये तो सोचते हैं कि हमें सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयारी करनी है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन हम शाम होने पर जब वो कपड़े मैले हो जाते हैं तो इसका तो नोटिस लेते हैं कि अगली सुबह हमने नए कपड़ों की तैयारी करनी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी सोचें भी परागंदा हो जाती हैं। एक दिन गुजारने के बाद हमारी सोचों को भी कुछ नए प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी पिछली लर्निंग भी इसी तरह इस्तेमाल हो जाती है। तो हमें माइंड डाइट का भी ख्याल रखना होता है, और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर ही आपको चाहिए। और उसमें एक से ज़्यादा वक्त पे मौका मिले, 10-10 मिनट 20-20 मिनट आप कुछ पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, गैजेट्स को, ये आपके पास इतना मोबाइल, एक स्मार्टफोन बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है जो कि हमारे पास मौजूद है। इसका भरपूर इस्तेमाल लर्निंग के लिए हो सकता है। सर, आपकी जो लाइफ के अंदर आपकी जो सक्सेस है उसके अंदर आपकी वाइफ का, आपके चिल्ड्रन का कितना रोल है? स्ट्रेस के देने में या मैनेजमेंट? अच्छा, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। मेरे साथ जितना उन्होंने दिया है, मारिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे साथ जीवन साथी के तौर पे जब से वो जुड़ी हैं तो मुझे भूल ही गया कि मेरे साथ ये फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं। और इसी तरह से मेरे जो दोनों बेटे अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लाइंट भी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और बच्चे उनकी बात नहीं मानते, तो आप तो उस तरह देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो बात कैसे मानते हैं? तो मैं कहता हूँ कि ये कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत होती है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि आप एक्चुअली उनके साथ जो कनेक्शन बनाते हैं वो इस तरह से कि आप उनसे सवाल पूछते हैं, राय लेते हैं, उन्हें इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि हम आम तौर पे बच्चों को छोटा समझ के वो समझते हैं कि अभी वो उस दर्जा बड़ों जैसी इज़्ज़त के मुस्तहक नहीं है। तो हम अगर उन बच्चों को बड़ों ही की तरह, बड़े इंसानों की तरह इज़्ज़त देने लगे तो वो भी हमें रिस्पॉन्स में इज़्ज़त देते हैं। माँ बाप का रिश्ता तो वैसे भी बच्चों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, तो चाहें तो हम ये सब कुछ बआसानी सीख कर सकते हैं। सर, मैं आपकी बात के लिए कहती हूँ। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, वो अगर कोई गलती करें जी, या वो ना भी करें, उन्हें वैसे जनरली कोई बात बताएं जी, तो जी, उनका दिल और उनका दिमाग दोनों इस चीज़ की गवाही दे रहे होते हैं कि यार अगला बंदा सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या उस चीज़ को अडॉप्ट करने में जो है ना, वो उसके लिए राज़ी नहीं होते। वजह ये है कि हम फ़ौरन दूसरों से फैसला चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरा इस बारे में फ़ौरन ही यस या नो कह दे, या बात का वो आंसर कर दें। हमें थोड़ा सा दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुलाकात में ही कोई नतीजा निकल आए। हम अपनी गुफ्तगू को होल्ड कर सकते हैं और अगली किसी मुलाकात के लिए जो है वो उस पर उनका मौक़िफ़ जो है वो जान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज हमने इस बारे में डिस्कस किया है, तो अगली मुलाकात में इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कुछ रातों की नींद लेने के बाद, कुछ दिन गुजारने के बाद भी लोगों के अंदर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होते देखी है। ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि हर नशिस्त में जो भी कोई मुज़ाकरा होता है, कोई डिस्कशन होती है किसी फोरम पे, या कहीं बातचीत होती है, या कोई जरगा बैठता है, तो हम सोचते हैं कि अभी अभी नतीजा निकाल के ही उठना है। अच्छा, ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी सारे फ़ैसलों को गलत तरफ ले जाती है,
जल्दबाजी हो जाती है। हम अगर थोड़ा लोगों को मौका दें, पहले उनको सोचने के लिए कुछ एरियाज़ दें और फिर कहें कि हम दोबारा मिल बैठेंगे और अगली दफ़ा फिर इस पे बात करेंगे, तो हम अपने असल एजेंडा के और असल अच्छे फैसलों के काफ़ी नज़दीक आ सकते हैं। टाइम देना चाहिए चीज़ों को, जी। थोड़ा वक्त दें, जी space दें। जी जी सर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अल्लाह से जो मेरा रिश्ता है वो इतना खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि उसे ना देखना मुश्किल है, उसे ना देखना मुश्किल है। वो हर वक्त तो हमारे सामने है, कभी उसकी जलवा आराइयाँ कायनात में इंसानों की सूरत में हैं, कभी मौसमों की सूरत में, कभी आसमान पर चाँद सितारे कितनी खूबसूरत तख्लीक हैं वो हमसे मुखातिब होते हैं, कभी परिंदों की आवाज़ें, कभी पेड़ सब्ज़ा पौधे, कभी तालाब, कभी झील, और कभी हमारे घर में रखे हुए गमले, और कभी वो खूबसूरत फीलिंग्स और एहसास जो हमें कहीं गर्मी के मौसम में बारिश की बूंदाबांदी देती है। तो ये सब कुछ कितना खूबसूरत है जो हमें कनेक्ट कर देता है नेचर के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस मेहरबान ने, जिसे हम अल्लाह कहते हैं और कुछ दूसरे लोग अपने अकायद के मुताबिक कुछ और कह के मुखातिब होते हैं, तो वो अपने इंसानों के लिए बहुत मेहरबान हस्ती है। कभी जेलस हुए हैं लोगों से कि अल्लाह को सिर्फ मेरा ही होना चाहिए था या उसकी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए? ये तो खाम ख्याली है, अगर किसी को ये हो तो उसको इस मुगालते से जल्दी निकल आना चाहिए। गुस्सा आता है आपको? हाँ, तो गुस्सा तो एक फितरी अमल है, आता है। असल मसला ये है कि गुस्से को आप मैनेज कैसे करते हैं। एक एनर्जी है जिसको आप फिर अगर चैनलाइज कर लेते हैं अच्छे अल्फाज के साथ, जैसे मैंने जहाँ हम बिलिंग वेज में हम काम करते हैं तो क्रूशल कन्वर्सेशन भी हम सीखते हैं, असर्टिवनेस भी सीखते हैं। तो अपने मौक़िफ़ को अच्छे अंदाज से दूसरों तक पहुँचाना, अपनी फीलिंग्स को, जो कि 256 टाइप की फीलिंग्स हैं हम सब इंसानों के अंदर, जो कि मुख्तलिफ़ तरह से हम दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास अल्फाज अच्छे हैं तो आप वो फीलिंग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मीन के अल्फाज पे जादू कर सकते हैं। सर सीरियस जी। मैं ये पूछना चाहूँगी, कभी आपने सिंगिंग की कोशिश की है? स्विमिंग, सिंगिंग। हाँ, तो वो तो मेरे ख्याल हम सब ने की होगी। मैंने भी की। बाथरूम सिंगर हैं हम सारे ना। हाँ, नहीं, आपका हाथ में माइक होता है ना, आपके हाथ में रेडियो पे तो खैर नहीं, वो ये कि बहुत सारे लोग सुन रहे हो। लेकिन मैंने वैसे मुझे यानी उस वक्त म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ जब मैंने फ्लूट बजाना सीखा, और मैंने एक सौदेबाजी कर ली अपने कुछ दोस्तों के साथ। मैंने जल्द ही फ्लूट बजाना सीख लिया था, तो मैं कुछ दोस्तों के साथ इस तरह की एक डील में चला गया कि मैं उन्हें म्यूज़िक पसंद करने वाले उन दोस्तों को फ्लूट पर कोई गाना बजाना सिखाता था और वो मुझे कोई लेसन रिकॉर्ड कर देते थे कैसेट पर। सो मैंने अपने उस ज़माने के फ़न को बेचा। अच्छा सर, बाद में वैसे मैं भूल भाल गया। सर आपकी कुछ कहानियाँ छप के आई जी। उनके बारे में कुछ? हाँ, ऐसा हुआ कि ये छप के आती थी और मैं पढ़ता था। तो हमारे घर में ना हर रोज़ मुख्तलिफ अखबारात आते थे। जिस दिन बच्चों का एडिशन छपता था उस दिन वो अखबार आता था, यानी मंडे को कोई और, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ऐसा भी हुआ कि कुछ कहानियाँ जो लिख के भेजी हुई थी वो चूँकि मुख्तलिफ अखबारात में ज़रा देर से भी शाया होती हैं, तो कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो मैंने लिखी तो अपने कलम से खुद, लेकिन जब वो छप के आई तो मैं उन्हें खुद पढ़ नहीं सका। तो ये तो फिर पार्ट ऑफ गेम है। अच्छा सर, 13 इयर्स की एज में आपने अपनी जो बिनाई है वो खो दी, जी। तो साइड टू विजन का ये जर्नी कैसा रहा आपका? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके अंदर एहतियात पसंदी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों और तमाम मामलात के बारे में बहुत ही अच्छे मोहतात हो जाते हैं। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना हो इस चीज़ को, आप ये देखिए कि अगर कोई देख नहीं सकता तो वो जब किसी कमरे में दाखिल होता है या किसी जगह पे जाता है तो वो इस सारे नक्शे को अपने जहन नशीन कर रहा होता है, क्योंकि उसे उसी रास्ते से वापस आना होता है। बिल्कुल। तो यूँ समझ लीजिए कि इसी बात को उठा के अगर ज़िंदगी के मैदान में ले आए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी इसी तरह से, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, इतना जांच परख कर, जैसे कि कई दफ़ा कोई चीज़ अगर गिर जाए, वो कि अब कैमरास पर ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, मेरे पास भी मोबाइल पे ऐसी एप्लीकेशन मौजूद हैं कि जिसको मैं ऑन करूं तो वो बता देते हैं कि सामने वो चीज़ कहाँ क्या पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ऐसी सहूलत ना होती तो अगर हम खुद ढूंढें तो ये जो किसी चीज़ का टटोलना है
एक्चुअली यही वो राज है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी की भी हकीकत को जान सकते हैं। तलाश करना, मुझे लगता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी तलाश बहुत अच्छी होती है, वो बाहर भी बहुत अच्छा तलाश कर सकते हैं, वो अंदर की दुनिया को भी बहुत अच्छा तलाश कर लेते हैं। हम जब दुआ मांगते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, जैसे जैसे हम हकीकत से कनेक्ट होते जाते हैं तो हमारा कायनात से जो बीनाई का कनेक्शन है वो फिर जो है वो हमें रोकना होता है। सो हकीकत की दुनिया से कनेक्ट भी करती है कभी कभी ये बेबसरगी, और कभी कभी हम एक्सपीरियंस ये भी करें कि जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक दोस्त से परसों ये जिक्र कर रहा था कि जितने भी लोग जो देख नहीं सकते, मुझे उनसे मुलाकात का जब मौका मिला तो मुझे लगा कि वो बातचीत में, अल्फाज में, फ़ैसलों में, चीज़ों में कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, केयरफुल हैं। सर आपको लगता है सिक्स सेंस होती है वो उनमें ज़्यादा हो जाती है वर्क? उनमें नहीं, हर एक शख्स में। देखिए हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हैं। 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यकीनन आप लोगों को होगा, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ जिन साथियों को नहीं मालूम, कि 0 डायमेंशन ये है कि एक नुक्ता। 1 डायमेंशन क्या है? एक लकीर, 2 नुक्ते आगे, जिस पे आगे और पीछे हुआ जा सकता है। 3 डायमेंशन क्या है? एक ऐसा निशान कि जिस पे आगे पीछे और दाएं बाएं हुआ जा सकता है। हम 3 डायमेंशनल दुनिया के वासी हैं क्योंकि हम दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये 3 डायमेंशनल दुनिया के हम वासी हैं, तो अगर हम 2 डायमेंशनल दुनिया में कभी चले जाएं और वहाँ के किसी बाशिंदे से मिलें जो कि ऊपर नीचे ना देख सकता हो, बस दाएं बाएं आगे पीछे देख सकता हो, तो हम जब वहाँ खड़े होंगे, साइज़ में उससे बड़े होंगे और हम कहेंगे कि तुम्हारी ट्रे में फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है, तो वो हैरान होकर पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ये चीज़ है? वो कहेगा कि कहीं तुम खुदा तो नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम जानदार हैं, लेकिन तुम 2 डायमेंशनल दुनिया में हो, हम 3 डायमेंशनल में, हम ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। फिर हम उस जानदार को उठा के हम दिखाएंगे कि ये देखो नीचे वो तुम्हारी दुनिया जो कि 2 डायमेंशनल दुनिया है। तो एन इसी तरह हम जो 3 डायमेंशनल दुनिया के वासी हैं, तो हमारी नज़रों से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी ओझल हैं। साइंसदान ये बता रहे हैं कि इस दुनिया की कोई 11 डायमेंशंस हैं। तो अभी तक 3 डायमेंशंस जो हैं वो सामने आई हैं। 4th डायमेंशन टाइम है, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने लिखा है, और इसी तरह से और तो मुझे ऐसा, मेरा विजदान कहता है कि ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस मौजूद हैं। जैसे हम खुदा से हम कलाम होते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात नहीं होते कि हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, एन उस लम्हे ही उसी की कॉल आ जाती है। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता कि किसी जगह से हम गुज़रते हैं तो हमें लगता है कि ये जगह तो पहले भी कहीं देखी वाली है। तो ये तो इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न्स तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ और भी है जिसकी अभी पर्दादारी है। सर आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैं माइंडफुलनेस का हामी हूँ, तो मैं तो इस लम्हे का ही आदमी हूँ। मुझे मैंने जो सीखा है और मैं जिस चीज़ को फील करता हूँ कि हमारा ये जो लम्हा होता है ना, यही लम्हा ज़िंदगी है। जो गुज़र गया वो उस पर हमारा इख्तियार नहीं, जो आया नहीं उसको अगर हम बदल सकते हैं तो सिर्फ इस लम्हे को खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करके। सो मेरा ये यकीन है कि अगर आज का लम्हा मैं अपना खूबसूरत बना लूँ तो यही मेरी ज़िंदगी है। सर आपका मेंटोर? एक नहीं, मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ, क्योंकि किसी एक को मेंटोर बना के तो कई दफ़ा हम अपने जज्बात का नुकसान भी करते हैं। हर फील्ड में, हर जगह, हर अंदाज और हर जेस्चर में आपकी मेंटोरिंग कोई ना कोई दूसरा कर रहा होता है। और इसमें मैं तो इसी बात का हामी हूँ कि किसी एक मेंटोर की बजाय किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को अपनी इंस्पिरेशन बनाने की बजाय चुने ऐसे लोगों को जो कि आपको इंस्पायर करते हैं मुख्तलिफ मौक़े पर। जैसे कि म्यूज़िक ही क्यों ना हो, वहाँ ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं फ़लाँ सिंगर को सिर्फ पसंद करता हूँ, क्योंकि उस ख़ास फीलिंग में वो सिंगर मुझे हो सकता है बहुत अपील कर रहा हो, किसी दूसरी फीलिंग का तर्जुमान कोई दूसरा सिंगर होगा। इसी तरह से पार्टीज़ के हवाले से भी हम लोग बाद औक़ात सियासी जमातों के साथ इतने ज़्यादा वाबस्ता हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम आपस में ग्रुपिंग में तकसीम हो जाते हैं। हम लोगों से नफ़रतें करने लगते हैं कि वो पार्टी और हमारी पार्टी, इन दोनों में फ़र्क है। एक्चुअली हर पार्टी, हर ग्रुप, हर इंसान के अंदर अलग अलग यूनिकनेस, खूबसूरती मौजूद है,
तो ये भी हो सकता है कि मैं किसी एक पार्टी के सरबराह को पसंद करता हूँ उसके फैसलों की वजह से, और कोई दूसरी पार्टी का सरबराह बोलने में बहुत अच्छा तहम्मुल रखता हो, कोई तीसरी पार्टी का सरबराह जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हो। तो सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहना ही मेरे नज़दीक ज़िंदगी की खूबसूरती है। फिर आखिर में कुछ लफ्ज़ों कि आपकी ज़िंदगी में क्या डेफिनेशन? ये मेरी कोई ज़हनी आजमाइश होने लगी है। जी, नहीं सर, ऐसी तो पजल गेम खेल रहे हैं। पजल गेम है। नहीं, लाइफ को आप कैसे देखते हैं? आपकी लाइफ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है पर मुख्तसर है। और खूबसूरती, ब्यूटी, आप खूबसूरती जो है वो हर एक का मयार चूँकि सिर्फ मुख्तलिफ होता देखने है। तक तो नहीं है ना, लाइक आप समझ सकते हैं। खूबसूरती एक एहसास का नाम है। आपके दिल का एहसास अचानक से कहीं बहुत अच्छा फ़ील करता है, वो हमारी पांचों सेंसेस के ज़रिए भी, और कई दफ़ा हमारे अंदर से फूटने वाला कोई खुशी का चश्मा भी। तो ये खूबसूरती तो उससे ताल्लुक़ रखती है। और अल्लाह, गॉड, अल्लाह बहुत मेहरबान है, और जैसे मैंने पहले भी बात की कि उसको ना देखना मुश्किल है, वो हर लम्हा हमारे साथ कनेक्शन में है। और मेरा इस पे बड़ा कामिल ईमान है कि हम उसके साथ मोहब्बत के रिश्ते में, उसने जो मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो उसने 70 माओं से बढ़ के ज़्यादा प्यार की बात की। वो समझाना उसने चाहा तो उसने देखा कि इंसान अपनी माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत पाता है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी 70 माओं से भी ज़्यादा, 70 माओं पर भी लिमिट नहीं किया, उससे भी ज़्यादा की बात की। तो उसके साथ बड़ा खूबसूरत रिश्ता। लव, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए, और शब में बारहा उठे ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। तो ज़मीं को खोद कर जैसे कोई बच्चा जो है वो बार बार देखता है कि मैंने बीज जो है वो ठीक तरह से बोया है कि नहीं, तो वो पौधे का इंतज़ार करता है। तो मोहब्बत भी ऐसे ही अपने होने की गवाही मांगती है, और ये बार बार ताज़ा होना चाहती है, ये इजहार चाहती है, इसे ताइद ताज़ा की ज़रूरत रहती है। अमजद साहब की बड़ी खूबसूरत नज़्म का हिस्सा, और मोहब्बत का इजहार करते रहें, इससे खूबसूरतियों में इजाफा होगा। जी। और डेथ, मौत एक सच्चाई है, लेकिन मुझे ऐसी फील है कि मौत दरअसल हमारी लाइफ को कुछ ट्रांसफॉर्म करने का नाम है। ये कुछ रिसाइकलिंग है जो दुनिया में हो रही है। हम देखते हैं कि हर चीज़ एटम और एनर्जी का मुरक्कब है, या तो उसका जो वाहिद इकाई जो है वो एटम है या एनर्जी है। तो हम मर जाने के बाद हमारा जो जिस्म है वो एटम का हिस्सा बन जाता है, और हमारे जो अंदर मौजूद एनर्जी है वो एनर्जी का हिस्सा बन जाती है। सो हम शायद कुछ रिसाइकलिंग में रहते हैं। सो मौत ज़ाहिरी तौर पे नज़रों से ओझल हो जाने का नाम तो है, लेकिन किसी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी है। और रिलेशंस को कैसे? रिलेशंस, ताल्लुक़ जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको समझ लिया जाए, मेरे नज़दीक बेताल्लुक़ी सबसे ज़्यादा इंसान के लिए तकलीफ़ दे है। ताल्लुक़ अगर किसी से अच्छा ना हो तो उसको अच्छे में ढाला जा सकता है। तो ताल्लुक़ को, रिलेशनशिप को मैनेज करना, आपका किसके साथ कैसा ताल्लुक़ है, उसकी बाउंड्रीज़ को सेट करना, उसको निखारना, संवारना, और फिर उसका बढ़ते चले जाना। ये भी नहीं है कि ताल्लुक़ जो पहले जैसा, कई दफ़ा दोस्त मिलते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तो आपके साथ पहले जैसा ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने एक दोस्त को ये जब कहा कि मैंने कहा जी आपके साथ बिल्कुल पहले जैसा ताल्लुक़ महसूस हो रहा है, तो कहते कि मैं तो तवक्को कर रहा था कि पहले से ताल्लुक़ बढ़ चुका होगा। तो ताल्लुकात को बढ़ाते भी रहें, निखारते रहें, खूबसूरत बनाते रहें, हिफाजत करते रहें। ताल्लुकात की हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमारी लर्निंग की। हम लाइक सर, आप एक छोटा सा कैजुअल सवाल, आप कौन से न्यूज़ में या कौन से अखबार में कहानियाँ लिखते हैं ताकि हमें पता चले आप किसकी पढ़ते रहे? मैं बच्चों के मशरिक में भी, बच्चों के जंग में, बच्चों का नवाए वक्त, बच्चों का इमरोज़, तालीम व तरबियत, फूल, ये सब हमारे पास आते थे, तो इन सब के लिए मैं लिखा करता था। ऑलमोस्ट सारे हमने सारे अच्छा। बहुत हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके जो है वो बहुत ही खुशी हुई, और आप लोगों की तशरीफ़ लाने से बड़ी एक मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई मेरी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से बात कर पाया अपने कुछ एहसासात की।
बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सर, थैंक यू सर, सर, टाइम देने के लिए। बहुत मौका मिला। बहुत आपके नवाज, साथ मिलना हमारे लिए एहसास है सर। बड़ी नवाज, बड़ी थैंक यू नवाज। सो मच। और ऐसी खुशियाँ और मोहब्बतें फैलाते रहें आप, और लोगों के दिलों में और भी जज्बात जगाते रहें मोहब्बत की और खुशियों की। इंशाल्लाह बस दुआ है अल्लाह आप पाक सबको- आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप सबको बहुत तरक्की और आसानी दे। अल्लाह, बहुत शुक्रिया।